देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। मैंडेट मिला है, इस एकजुटता को भी मैंडेट मिला है, लोगों ने इसको पसंद किया है, इसलिए हम सब मिलकर इस मैंडेट के अनुरूप काम करेंगे। बिहार में एनडीए की करारी हार, नीतीश की अगुवाई वाले महागठबंधन को मिली 178 सीटें, सिर्फ 58 सीटों पर सिमटा एनडीए। नीतीश ने बताया बिहार के स्वाभिमान की जीत। और बिहार नतीजों से नर्वस होगा बाजार। CNBC आवाज पोल में 92% ब्रोकर्स ने जताई बड़ी गिरावट की आशंका, सेबी ने किए सतर्कता बरतने के इंतजाम। नौकरियों के अच्छे आंकड़ों से दिसंबर में यूएस फेड की दरें बढ़ने का आसार, अमेरिकी बाजारों में मिला जुला रुझान, एसजेएक्स निफ्टी में तकरीबन 2% की गिरावट। और रुपए की चाल पर रहेगी आज नजर। अमेरिका में बेरोजगारी जॉब रिपोर्ट के बाद डॉलर में दिखाई जोरदार तेजी। मजबूत डॉलर से लगातार तीसरे दिन फिसला क्रूड, भाव $48 के नीचे। सोना भी 3 महीने के निचले स्तर पर $1100 के नीचे फिसला। वसंत फार्मा के नतीजे उम्मीद के मुताबिक, मार्जिन में उछाल, लेकिन टाटा मोटर्स ने किया निराश, ब्रोकरेजेस ने किया डाउनग्रेड। मुनाफे से घाटे में आई कंपनी। आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और पावर कंपनियों के नतीजों पर होगी नजर। HP, BP, ऑयल इंडिया, NHPC और REC पेश करेंगे अपने नतीजे। और पेट्रोल पर ₹1.60, डीजल पर 40 पैसे एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी। सरकार ने ½ स्वच्छ भारत सेस और 2% एविएशन सेस का भी किया ऐलान। बिहार में एनडीए की करारी हार, अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने के खतरे, कमजोर नतीजे और FIs की बिकवाली का दबाव, ये 4 नेगेटिव फैक्टर्स के साथ आज हम करेंगे हफ्ते की शुरुआत। कमजोरी के साथ शुरुआत होगी, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या लोअर लेवल से रिकवर कर पाएंगे या फिर कमजोरी और बढ़ेगी, और ऐसे में इस गिरते बाजार में क्या हो आपकी रणनीति, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई। और अनिल, ये हफ्ता फेस्टिवल सीजन है, और आप देखिए इस फेस्टिवल सीजन की शुरुआत में ही जिस तरह से बिहार ने डिसअपॉइंट किया है। देखिए, डिसअपॉइंटमेंट का अनुमान तो था हमें कि शायद नतीजे इतने अच्छे नहीं आए, लेकिन इतने गैप से हारेगी बीजेपी, ये बाजार में शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिल्कुल, लेकिन हेमंत, जिस बात से आपने शुरुआत की फेस्टिव सीजन की, हम ये क्यों ना सोचें कि हो सकता है निवेशकों के लिए ये फेस्टिव सीजन में अच्छे लेवल्स पर बाजार में खरीदारी का मौका बनता हुआ दिख रहा हो। अगले 2-3 दिन शायद इस तरह के हो सकते हैं, आज और अगले 1-2 दिन, जहां बाजार में गिरावट हो तो लोगों के लिए मौका बन सकता है। लेकिन जो पॉइंट आपने कहा, ये बात बिल्कुल सही है कि बाजार ज्यादातर ये मानकर चल रहा था कि बराबरी का मुकाबला होगा, और ठीक उसी तरह का एक्शन बाजार ने शुक्रवार के सेशन में दिया था। लेकिन पिछले 2 हफ्ते बाजार के लिए काफी अहम थे, और दोनों हफ्तों में बाजार ने अच्छी खासी कमजोरी दिखाई। अगर आप निफ्टी को देखें तो ऊपरी स्तरों से लगभग 400 पॉइंट निफ्टी फिसल कर बंद हुआ है। तो कहीं न कहीं एक डर था, कहीं न कहीं FIs की तरफ से काफी मंदी की पोजीशंस बनी थी, काफी तेजी की पोजीशंस कम हुई थी। तो इसका मतलब साफ है कि बिहार के चुनावों को लेकर कॉन्फिडेंस तो कम था। कुछ गिरावट हम पचा चुके हैं, लेकिन सारी की सारी शायद नहीं। तो इन नतीजों के बाद बिहार के रिजल्ट पर बाजार का रिएक्शन आना तय है। अब बड़ा सवाल यही कि बाजार क्या रिएक्शन उस तरीके से देगा जैसा कि आप लोकसभा चुनावों के नतीजों पर देखते हैं, शायद नहीं। तो जो लोग ओवर रिएक्शन की सोच रहे हैं, जिन्हें ये लगता है कि निफ्टी 5-7% गिर जाना चाहिए, शायद वो गलत। 4% तो गिर चुका है पिछले 2 हफ्तों में इस इवेंट से पहले, और लोग ने पोजीशन शॉर्ट साइड की बनाई हुई थी। FIs देखिए पिछले 1 हफ्ते में करीब 1460 करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है किन लेवल्स पर आकर रुकेगा। आज देखिए गैप डाउन ओपनिंग होगी, एसजीएक्स निफ्टी तो यही संकेत दे ही रहा है कि एक गैप डाउन ओपनिंग होगी, करीब 150 पॉइंट की गिरावट देखी जा सकती है। लेकिन क्या 7,800 के आसपास एक सपोर्ट लेगा पहला? और ये बताइए,
कुछ लोग बात कर रहे हैं कि पुराने लोज तक तो नहीं फिसल जाएगा, 7,540 तक की बातें होने लगी हैं बाजार में। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल है। तो ये बताइए कहां पर जाकर थमेगा, आपको क्या लग रहा है? हेमंत, पहली बात तो ये कि मंदी करने वाले लोगों को भी पैसा कब बनता है, जब वो अपनी मंदी की पोजीशन काटते हैं। और मंदी की पोजीशन काटने का सबसे सही वक्त ये होता है जब तेजी करने वाले ट्रेडर्स पैनिक में आए, जो कि शायद आज होता दिखेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि मेरे लिहाज से आज के लिए 2 लेवल्स बड़े आए हमें। पहला लेवल तो ये 7,800 का है। मैं ये नहीं सोच रहा कि यहां से हम 150 पॉइंट नीचे खुल जाएंगे तो हम कमजोर है। मैं क्या सोच रहा हूं, क्या हम 7,800 के नीचे ट्रेड करते हैं या 7,800 के ऊपर ट्रेड करते हैं? अगर 7,800 के ऊपर हम कारोबार कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि लोगों को मंदी करके सोचना चाहिए। अल्टीमेटली मंदी और मूड खराब करने वाली जो बात होगी वो 7,800 के नीचे होगी, और वो इसलिए कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है पुट में वहां पर 44 लाख शेयरों का। अगर आप 7,800 के नीचे आधा दिन बिता देते हैं तो फिर होगा ये कि जो तेजी करने वाले ट्रेडर्स हैं जिन्होंने पुट बेचे हैं उन्हें अपनी पोजीशन कम करनी पड़ेगी, तो उनकी तरफ से दबाव बनेगा और तब बाजार नीचे फिसलता हुआ दिखेगा। तो 7,800 के नीचे हैं तो आप खराब हैं, 7,800 के ऊपर हैं तो आप ये कहें कि एक बड़ी इवेंट थी जिसको हम पचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो दूसरा सवाल आपने कहा कि क्या हम पुराने लोज की तरफ बढ़ सकते हैं, पुराने लोज की तरफ बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा अहम जो बात है हेमंत वो ये है कि क्या हम 7,700 को होल्ड कर पाते हैं या नहीं। बिल्कुल, क्योंकि 7,800 के ठीक नीचे 7,700 अगला बड़ा सपोर्ट है। अगर 7,700 को तोड़ देते, जिसकी आज संभावना मुझे नहीं दिख रही, बिल्कुल, लेकिन बाजार है, कुछ भी हो सकता है, तो 7,700 के नीचे हम नहीं जाते हैं तब तक पुराने लोज की बात हम नहीं करेंगे। तब तक हम ये कहेंगे कि 7,700 से 7,800 ये 100 पॉइंट की रेंज वो रेंज है जहां बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, जहां शॉर्ट कवरिंग भी आएगी, जहां पर फ्रेश खरीदारी भी होती हुई दिखेगी। तो ये 100 पॉइंट की रेंज में मौके ढूंढने हैं। हाँ, आज नहीं, आने वाले हफ्ते 10 दिन में 7,700 के नीचे बाजार ट्रेड करने लगे तो फिर आप पुराने लो पर नहीं रुकेंगे और नीचे चले जाएंगे। बिल्कुल। अनिल, ये बताइए, सब लोग जानते हैं, देखिए बिहार का एक बड़ा इवेंट हो चुका है जी, और अब जो अगला बड़ा इवेंट है वो विंटर सेशन है, और जिस तरह के नतीजे आए हैं और जिस तरह की इंटॉलरेंस की बातें हो रही हैं पिछले कई दिनों से, लगता यही है कि विंटर सेशन में कुछ कामकाज होगा नहीं, विपक्ष कामकाज करने देगा नहीं। उसके बाद दिसंबर की फेड की पॉलिसी, और मानना यही जा रहा है 15 और 16 दिसंबर को जिस तरह से आंकड़े आए हैं, इस बार रेट शायद बढ़ सकते हैं, बाजार तो यही मानकर चल रहा है। और दिसंबर में हम जनरली देखते हैं एफआईएस के फ्लोज जो हैं वो टेपेड रहते हैं, कम रहते हैं, छुट्टियों का माहौल होता है। ये बताइए, तो अभी बुल्स खरीदारी करें क्यों? ठीक है, एक बार करेक्शन आप कह रहे हैं देखेंगे नीचे, थोड़ा वेट एंड वॉच करें तो ज्यादा अच्छे लेवल्स नहीं मिलेंगे, ये नहीं लग रहा। और शायद जनवरी, फरवरी, मार्च ये वाले क्वार्टर ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा, बजट से पहले एक प्री बजट रैली नहीं देखने। मैं इसको ऐसे देखूंगा अमन कि अभी खरीदेंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च में पैसा बनाने का मौका मिलेगा। ये बात आपने सही कही कि आगे चलते हुए फैक्टर्स कोई बहुत बड़े पॉजिटिव आपको दिख नहीं रहे हैं, लेकिन जब आपको नेगेटिव फैक्टर्स दिख रहे हैं, क्योंकि एक बात आपको याद होगी, जब 7,500 7,600 की रेंज में हम आए थे पिछले करेक्शन में, तब किसी की हिम्मत नहीं थी वहां खरीदने की। तब 7,200, 6,800 और 6,300 के लेवल्स आते थे, ये 3 लेवल सबसे सामने आते थे। बाजार कहां से यू टर्न लेगा पता नहीं। बिल्कुल, ऐसी सिचुएशन में मेरा पहला लेवल होगा खरीदारी का 7,700 7,800 का, दूसरा लेवल होगा 7,400 7,500 का अगर आता है तो। उसके बाद देखेंगे वहां से हम कितना ऊपर या नीचे होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये बात सही है कि अब आगे चलते हुए आपको तुरंत ट्रिगर हमारे मार्केट से तेजी के नहीं मिलेंगे। ऐसे में आपको पूरा का पूरा फोकस अब अमेरिकी बाजारों पर करना होगा, और जैसे जैसे अमेरिकी बाजारों में दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ने के खतरे आपको मजबूत होते हुए दिखेंगे, डॉलर मजबूत होगा, दूसरी करेंसीज कमजोर होगी, इक्विटी के लिए बहुत अच्छा माहौल नहीं है। लेकिन वहां भी वही बात है कि एक बड़ी इवेंट आपके सामने से निकल जाएगी तो वहां के बाजार भी स्टेबल हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के बाजार, यूरोप के बाजार कहीं कोई मंदी के मूड में, मंदी के मूड में सिर्फ हम ही हैं, और वो इस वजह से कि दूसरे इमर्जिंग मार्केट के मुकाबले में हिंदुस्तान के बाजार काफी चल चुके हैं, आज भी 2.5-3% प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं, तो प्रीमियम में कमी आ सकती है। अब होगा ये, दुनिया भर के बाजारों के मुकाबले में हम शायद कम बढ़ेंगे, अगर दुनिया भर के बाजार बढ़ते भी है। कमजोर होने में शायद हम कम कमजोर होंगे, क्योंकि अब फैक्टर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा साफ है नहीं। तो भारतीय बाजारों के अंडर परफॉर्मेंस रहेगी, एफआईएस का मूड, रुझान कम एक्शन वाला रहेगा। ये 2-3 महीने हमें इसी तरह से निकालने होंगे। और दुनिया भर के बाजारों की नजर एक ही इवेंट पर रहने वाली है। 15 और 16 तारीख को यूएस फेड किस तरह के कदम उठाता है। जी हाँ, यूएस के जो नॉन फार्म पेरोल का डेटा है वो काफी स्ट्रांग आया है, और उसको देखें आप और समझें तो यही पता चल रहा है कि शायद दिसंबर में एक रेट हाइक हो सकता है। इस सब पर बात करेंगे, उसका भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस पर भी बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे ब्रेक के बाद कि एफआईआईएस दरअसल क्या व्यू बना रहे हैं इस बिहार के इलेक्शन पर, उनका क्या नजरिया है, ये सब ब्रेक के बाद।
मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए इस समय खुला है और ट्रेड कर रहा है, काफी पैनिक हो सकता है मार्केट में, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। जी हाँ, 140 अंक नीचे इस समय एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है, करीब करीब 2% की गिरावट। सीएनबीसी आवाज ने फिर एक पोल कराया ब्रोकर्स के बीच और जानने की कोशिश करी गिरावट में क्या करना चाहिए और कितनी गिरावट उनको लग रही है। चलिए इस सब पर बात करते हैं। हमारे साथ नीरज वाजपेयी जुड़ चुके हैं। नीरज बताइए क्या निकल कर आया पोल में? एनडीए की जबरदस्त हार के बाद हमने तमाम सारे ब्रोकरों से जानने की कोशिश करी कि बाजार का क्या रुख रहेगा, वो इस गिरावट को कैसे लेता है, इस कमजोरी को। तो हमने 4 सवाल उनसे पूछे। पहला सवाल हमने उनसे ये पूछा कि क्या बाजार में आज तेज गिरावट रहेगी। तो 97% आप ब्रोकर्स को देखिए ये मान के चल रहे हैं कि हाँ एक जबरदस्त गिरावट यहां देखने को मिल सकती है। 92% मानते हैं कि गिरावट रहेगी, केवल 8% मानने गिरावट नहीं रहेगी। फिर हमने उनसे दूसरा सवाल ये पूछा कि ये गिरावट कितनी बड़ी हो सकती है। यहां पे थोड़ा आप देखिए संभलते हुए दिखेंगे आपको जवाब देने वाले। उनका मानना है 75% का कि 100 पॉइंट तक निफ्टी गिरेगा। दिन के दौरान हो सकता है थोड़ा ज्यादा गिरे, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको 100 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि 17% ये मानते हैं कि 200 पॉइंट तक की गिरावट भी हो सकती है। तो गिरावट तय है, लेकिन 100 पे कंसेंसस ज्यादा है। तीसरा सवाल हमने उनसे पूछा कि अगर इतनी बड़ी गिरावट होती है तो क्या इन्वेस्टर्स को खरीदारी का एक मौका मिलेगा, यहां पे अच्छे शेयर्स कम दामों पे मिलेंगे। तो उसमें 67% मानते हैं कि बिल्कुल ये बात सही है कि अगर तेज गिरावट आती है बाजार में तो उनको खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, सस्ते में आपको अच्छे शेयर्स मिल सकते हैं। केवल 33% मानते हैं कि थोड़ा और वेट करना चाहिए, शायद कमजोरी और ज्यादा बढ़ सकती है। चौथा सवाल हमने उनसे ये पूछा कि इस हार के बाद क्या आर्थिक सुधारों की जो गाड़ी चलने वाली है, ये चल रही है, उसमें डिरेलमेंट का कोई खतरा है, रुक जाएगी, फंस जाएगी। तो इसमें 58% मानते कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, रादर और तेजी से ये चलेगी, क्योंकि सरकार अब इस बात को बेयर नहीं कर सकती, वो इसको झेल नहीं सकती कि इन चीजों को रोके, क्योंकि 6 महीने बाद 4 राज्यों के फिर से चुनाव होने हैं। तो इस स्थिति को दोबारा नहीं देखना चाहेंगे। इसलिए ज्यादातर जो जवाब देने वाले थे उनका मानना था कि आर्थिक सुधारों की गाड़ी और तेजी से चलती हुई दिखेगी। हालांकि 42% ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं डिरेलमेंट आ सकता है, बजट सामने है, प्रो पुअर पॉलिसीज पे फोकस हो सकता है, ग्रामीण इलाकों पे फोकस हो सकता है। इसलिए एक यहां पे आप कह सकते हैं मिला जुला रुख है, लेकिन निश्चित तौर पे जो कंसेंसस बन रहा है कि मार्केट में एक तेज गिरावट आएगी और वो शायद एक खरीदारी का मौका होगा। चलिए, तो गिरावट में खरीदारी का बेहतरीन मौका होगा, ये राय ब्रोकर्स की तरफ से निकल कर आ रही है। शुक्रिया नीरज आपका इस जानकारी के लिए। अब चलते हैं डिम्पी के पास और जानते हैं कि एफआईआई ब्रोकरेज हाउसेज कैसे देख रहे हैं इस बिहार में बीजेपी की हार को। बताइए डिम्पी। शुक्रिया हेमंत। अगर आप देखें तो बीजेपी की हार ने ब्रोकरेज हाउसेस को भी रिपोर्ट निकालने में मजबूर किया। उन्होंने ये कहा है कि ये एक बड़ा झटका है। असल में सीएलएसए ने कहा है कि एक बड़ा झटका है बिहार का चुनाव मोदी सरकार के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि गिरावट में हालांकि खरीदारी की जा सकती है, लेकिन पहले गिरावट आए उसके बाद ही आप इसमें खरीदारी करें। दूसरा, उन्होंने ये एक और बात अहम कही कि रिफॉर्म्स की जो प्रक्रिया उसमें थोड़ी मुश्किल आ सकती है। पहले भी मोदी सरकार को राज्यसभा के नंबर्स की वजह से मुश्किल थी, अब और मुश्किल बढ़ सकती है। मोदी सरकार को उन्होंने ये भी कहा कि इस पर यह डिपेंड करेगा कि मोदी इस हार को कैसे लेते हैं, क्या रिफॉर्म्स को तेज करने के लिए या इससे घबराए जाते हैं। तो ये एक सीएलएसए का बयान सामने निकल के आया है। जेपी मॉर्गन ने भी बिहार इलेक्शंस पे रिपोर्ट निकाली। उन्होंने कहा है कि आईटी और हेल्थ केयर सेक्टर 2 ऐसे सेगमेंट होंगे जहां पे अभी भी खरीदारी की जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बिहार के चुनाव की वजह से बाजार में थोड़ा बहुत डर फैला है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हल्की अर्थव्यवस्था में अगर सुधार रहता है आगे चल के तो वित्तीय घाटा बढ़ जाएगा, इसलिए रिफॉर्म्स को बहुत तेजी से और बहुत जल्दी करना होगा। सिटी की भी रिपोर्ट आई है। सिटी ने भी ये कहा है कि चुनाव और बाजार का आपस में कहीं ना कहीं रिलेशन रहता है, रिश्ता रहता है, इसलिए इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि छोटी अवधि के लिए तो असर जरूर पड़ेगा, लेकिन लंबी अवधि के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2 से 4% की गिरावट मार्केट के अंदर आ सकती है। ऑलराइट, चलिए बस शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो सबकी नजर अब फिलहाल ये होगी कि कैबिनेट में क्या रीशफल होता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यहां से आगे किस तरह से बढ़ते हैं, इस पर नजर होगी। लेकिन लेंगे यहां पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे साथ देवेंद्र चौकसी जुड़ेंगे और जुड़ेंगे अविनाश गोरक्षकर। उनसे जानेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं भारतीय बाजारों को आज। बिहार चुनाव के नतीजों का कितना असर पड़ेगा बाजार पर, ये जानने की कोशिश करते हैं। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। केआर चौकसी सिक्योरिटीज के देवेंद्र चौकसी हमारे साथ है तकनीकी राय देने के लिए, मानस जायसवाल.com के मानस जायसवाल भी, और फंडामेंटल राय देने के लिए प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट्स के अविनाश गोरक्षकर भी। आप सबका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। देवेंद्र भाई, सबसे पहली बात तो ये कि क्या बाजार के लिए बड़ा खतरा है ये चुनाव के नतीजे, या फिर आज की गिरावट में आप खरीदारी करेंगे?
गुड मॉर्निंग अनिल जी। वेल आई थिंक ये चुनाव का जो नतीजा है उसमें बाजार को ऐसा दूसरा कोई खतरा नहीं है, बट मैं ऐसा डेफिनेटली समझता हूँ कि ये जो चुनाव के नतीजा है उसके अंदर एक नेगेटिव वोटिंग गिनी जा सकनी चाहिए कि आई थिंक दी रूलिंग पार्टी इन दी गवर्नेंस उनको जो वोट नहीं मिला है, आई थिंक दैट इज लिटिल बिट मोर कंसर्निंग। इफ गोइंग फॉरवर्ड दिस ट्रेंड कंटिन्यूज देन देयर वुड बी आई थिंक अ कॉज फॉर वरी, क्योंकि इंडिया की जो आज की तारीख में उम्मीद है वो उम्मीद ये गवर्नमेंट से ये है कि दे विल पुट द इकोनॉमी ऑन टू द ट्रैक एंड ओवरऑल जो कंट्री के लिए जो उन्होंने $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट के प्रोग्राम रखे हैं उनको वो इम्प्लीमेंट करे। इफ दिस इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस सक्सीड्स देन मैं नहीं मानता हूँ कि मार्केट इतना कोई डिसअपॉइंट हो सकता है। ऑन द कंट्री मैं ऐसा मानता हूँ कि इफ दिस इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस एक्सेलरेट्स देन इन सच सिचुएशन आई थिंक दी मार्केट वुड रिमेन हैप्पी, क्योंकि $1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम ओवर नेक्स्ट 5 to 10 years is going to translate into overall prosperity into the economy. So certainly I think it would result into better corporate earnings also going forward. But however, I think this particular message should reach onto the ground, and that should be the job of the government. The market expects this particular communication coming out from the government for the people. So I don't think that I think we are going to get into a tailspin. Maybe market थोड़ा बहुत कोई correction में आ सकता है because of this situation. वो correction आता है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि at least those people who are informed investors, they will definitely I think consider buying at lower levels into the market. Although the actions may be stock specific and not index specific, but certainly my reading says that I think the buying could emerge at lower levels. देवेंद्र भाई, तो कितनी गिरावट देखी जा सकती है, कहां पर खरीदारी करनी चाहिए? बड़ा सवाल यही है। 7,800 के आसपास आज जा सकता है बाजार, इस तरह के संकेत एसजीएस निफ्टी दे रहा है। ये बताइए, आपको ये डर भी है क्या कि 7,540 के आसपास के जो पहले लोस थे वहां पर भी फिसल सकता है बाजार? 7,850 के आसपास का जो एक लेवल है वो तकनीकी तरह से ऐसा देखा जाना चाहिए कि आई थिंक इफ दिस लेवल इज मार्केट क्लोज बिलो दिस पर्टिकुलर लेवल ऑन अ गिवन डे, देन मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक द मार्केट में वांट टू कम डाउन अगेन टू टेस्ट 7,500. Otherwise, I think the market may probably take a due support at 7,850. All depends on how much of flow of money would probably go out of the situation. क्योंकि ज्यादातर हमने देखा है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो ज्यादा मूड में नहीं है बेचने के लिए. In case I think overseas ETF investors, they want to sell off, and they want to sell off for the reasons I think not because of the Bihar elections. They want to sell off more because of the technical levels. They want to sell off more because of the rupee devaluating. I think such kind of issues probably may affect them, and they are ETFs. They are not long-term funds. So if they sell off, then certainly I think we could expect I think market to go down to 7,500. Otherwise, I think from the investors' perspective, I don't think that the market is likely to go down big time. Okay. देवेंद्र भाई, ऐसे में खरीदारी करनी है आज की गिरावट में तो कहाँ? मैं ऐसा समझता हूँ अनिल जी कि आई थिंक जहाँ पे कंजम्पशन लेड ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आया है उसके अंदर खरीदारी कर सकते हैं. पर्टिकुलरली ऑटो लुक्स आई थिंक क्वाइट स्टेबल, क्योंकि ऑटो के नंबर्स भी इंप्रूव होकर आ रहे हैं. गिवन द काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम विच इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी, आई थिंक अमाउंट ऑफ मनी इज ऑल्सो गेटिंग स्पेंट एंड कंज्यूमर इज गेटिंग मनी इन देयर हैंड, सो दे आर कंज्यूमिंग. सो ऑटो कुड बी आई थिंक वन चॉइस. Given the kind of a program which is expected to also accelerate, commercial vehicle I think could be another choice I think within the auto space itself. So I think these two areas remain very favorable within the auto, the passenger vehicle and the commercial vehicle. On the other side, NBFCs के अंदर जहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस है, with the fall in the interest rates, मैं ऐसा मानता हूँ कि I think those businesses are likely to remain good. And at the same time, I think those who are having insurance along with them, I think we prefer to buy them. So I think couple of housing finance companies, NBFCs are looking interestingly positioned to add into the portfolio. And otherwise, I think the larger part of the fall in individual stocks, जहाँ पे merits अच्छे है, but because of I think market condition, the stocks are coming down, I think they could possibly be more interesting. And things like in the consumption space में हमने बात की थी, ऐसे ही commodity के अंदर हम बात कर सकते हैं कि जहाँ पे I think cement I think probably would be a preferred commodity at this point of time. बिल्कुल. So I think you will have selective choices available in the market to add into your portfolio during the fall. चलिए, शुक्रिया देवेंद्र भाई समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए. अविनाश हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं. अविनाश, ये बताइए, जो एक मोदी वेव देखने को मिली थी और हमने देखा उसमें थोड़ा सा एक झटका लगा था जब दिल्ली के चुनाव हारा था बीजेपी, और अब बिहार के चुनाव भी हारा है. क्या लगता है कि ब्रांड मोदी की इमेज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट सेंटीमेंट कमजोर होगा, या आपको लगता है कि अब एक बाउंस दिखाएगा बीजेपी और अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, इसलिए खरीदारी करनी चाहिए? आप क्या करेंगे आज बाजार में? नहीं, मुझे लग रहा है हेमंत, काफी ओपिनियन पोल्स ने ये कहा था कि जेडीयू को
अच्छी मेजॉरिटी मिलेगी, लेकिन जिस प्रकार की हार बीजेपी को कल बिहार के इलेक्शंस में हुई है वो मेरे ख्याल से काफी डिसअपॉइंटिंग है, जो एक्सपेक्टेड नहीं थी। तो ये डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आज आपको मार्केट्स पे एक नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिलेगा। रही बात आगे रिफॉर्म्स की, जो हेमंत आप कह रहे हैं, मेरे ख्याल से आगे का रास्ता शायद बीजेपी के लिए शायद और दिक्कतें का हो सकता है, क्योंकि क्लियरली हमने देखा था कि पहले भी जो मानसून सेशन हो गया था वहां पे कुछ काम नहीं हुआ। अभी जो आने वाला विंटर सेशन है जो नवंबर 20 से चालू होता है, मेरे ख्याल से मार्केट्स क्लियरली वॉच करेंगे कि रेगुलेटरी फ्रंट पे जीएसटी, लैंड बिल और जो इंपॉर्टेंट बिल्स है वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो। अगर यहाँ पे कोई गिरावट रुकावट आती है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स में काफी बड़ी डिसअपॉइंटिंग आएगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है कि Q2 में जो अर्निंग्स सीजन आया है वो काफी डिसअपॉइंटिंग है। अर्निंग्स का जो इम्पैक्ट है वो सेकंड हाफ में भी शायद मॉडरेट या सॉफ्ट ही रहेगा, और मोर इंपॉर्टेंटली दिसंबर में फेड का अगर रेट हाइक होता है तो इसका भी इम्पैक्ट मार्केट पे आएगा। तो मेरे ख्याल से मार्केट्स आगे कम से कम महीने 1.5 महीने के लिए काफी वोलेटाइल रहेंगे, और होपफुली का जो अपसाइड है वो अभी डेफिनेटली कैप लग रही है। डाउनसाइड में मेरे ख्याल से जिस प्रकार का एफआईआई फ्लोज है, रूपी डेप्रिसिएशन कितना होता है, वो सब फैक्टर्स प्ले आउट हो गए। तो यानी कि मजबूती ज्यादा नहीं होगी, ऊपर की तरफ जाने की संभावना कम है। लेकिन मानस, आपसे सवाल मेरा ये कि निफ्टी पे 2 बड़े सपोर्ट कहाँ हैं आज अगर हम 125-150 नीचे खुल जाते हैं तो? पहला, और दूसरा सवाल ये है कि जिन लोगों ने शुक्रवार को मंदी की पोजीशन बनाई है, सीएनबीसी आवाज पर हमने जो रणनीति दी थी ऑप्शंस में ट्रेड करने की, हमने कहा था पुट ऑप्शन खरीदिए इस चुनाव के नतीजों के पहले, उन लोगों को आज गैप से खुलने के बाद कहां अपनी मंदी की पोजीशन काट लेनी चाहिए? 2 सवाल, एक तो मंदी की पोजीशन को कहां काटे, और दूसरा 2 बड़े सपोर्ट कहां है निफ्टी पर नीचे? गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, पिछले महीने आखिरी दिनों में नेगेटिव संकेत तो क्लियरली चार्ट से दिखने लगे थे, और ये कंफर्म हो गया था कि जो पिछली रैली हमने 7500 के आसपास से देखी थी उसको निफ्टी करेक्ट करेगा। 50% ऑलरेडी करेक्ट हो चुका था। मैं समझता हूं कि अगर एक गैप डाउन ओपनिंग होती है तो शायद निफ्टी एक सपोर्ट लेने की कोशिश करे 7834 के आसपास, जो कि 61.80% रिट्रेसमेंट लेवल है। बट अगर वो लेवल सस्टेन नहीं हुए तब तो मैं समझता हूं कि गिरावट और बढ़ेगी, और उम्मीद की जा सकती है कि पिछले लोज भी निफ्टी टेस्ट कर सकता है। तो मेरी राय में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट तो 7850 7840 की रेंज में रहेगा, और अगर ये सपोर्ट होल्ड नहीं करेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट 7550 7600 की रेंज में रहेगा। दूसरी बात, अगर शॉर्ट किसी ने किया है तो अभी क्या रणनीति होनी चाहिए? मेरे हिसाब से आज एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद प्रॉफिट ना बुक करें, इंतजार करें। सबसे पहला काम करें, अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके 79 कर लें, क्योंकि जिस तरह के निफ्टी के संकेत दिख रहे हैं, अगर निफ्टी 7850 7860 के आसपास खुलता है और वहां पर पैनिक आता है तो वहां से 100 पॉइंट गिरना बहुत मुश्किल नहीं होगा निफ्टी के लिए। तो मेरी राय में अगर एक गैप डाउन ओपनिंग होती है 130-150 पॉइंट की, तो वहां पर अपने स्टॉप लॉसेज डाउन साइड 79 के पास रिवाइज कर लें और इंतजार करें, क्योंकि अगर 79 के आसपास भी कर लेते हैं तो भी मैं समझता हूँ कि एक डिसेंट डाउन साइड तो प्रोटेक्ट हो ही गया, डिसेंट प्रॉफिट तो प्रोटेक्ट हो ही जाएंगे। तो आप स्टॉप लॉस रिवाइज करके बने रहें, उम्मीद की जा सकती है कि थोड़ी गिरावट और देखने को मिले मार्केट में। चलिए, तो स्टॉप लॉसेस को रिवाइज करिए और शॉर्ट पोजीशंस को काटिए मत आज खुलते ही, ये राय हमारे एक्सपर्ट दे रहे हैं। लेंगे इस नोट पर ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कौन से वो टॉप 10 स्टॉक्स जिनमें आज खुलते ही एक्शन देखने को मिलेगा और आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। जानने के लिए बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। बाजार में गिरावट के साथ आज ओपनिंग जरूर होगी, लेकिन कौन से वो स्टॉक्स हैं जो खबरों की वजह से आज रिएक्ट करते हुए दिखेंगे, चलिए इस पर बात करते हैं। सोनम, डिम्पी, वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो बताएंगे टॉप 10 स्टॉक्स, और सबकी नजर 2 बड़े स्टॉक्स पर है। टाटा मोटर, जिसके नतीजे बाजार बंद होने के बाद शुक्रवार को आए थे, और सन फार्मा, जिसके नतीजे शनिवार को आए थे। सबसे पहले चलते हैं सोनम के पास और जानते हैं टाटा मोटर्स ने निराश क्यों किया है। सोनम, बताइए। दबाव पूरी तरह जेएलआर की तरफ से ही पड़ा है। चाइना पोर्ट ब्लास्ट में कंपनी के लगभग 5,800 व्हीकल्स डैमेज हुए थे, और इसके कारण कंपनी को लगभग 2,500 करोड़ का नुकसान हुआ था, और इसी वन टाइम हिट के कारण जेएलआर ने बेहद ही खराब प्रदर्शन दिखाया है। बल्कि जेएलआर ने इस बार घाटा दर्ज कर दिया है। कंपनी के मार्जिन्स में भी भारी दबाव दिखाई दे रहा है, जहां पे कंपनी के खर्चों में तो बढ़ोतरी हुई है नए लॉन्चेस के कारण, साथ ही जो एवरेज सेलिंग प्राइस है प्रति गाड़ी का, वो कमजोर हो गया है। 12.2% के मार्जिन जेएलआर ने दर्ज किए हैं पिछले साल के 9.4% के मुकाबले, और खराब जेएलआर प्रदर्शन के कारण ही कंसोलिडेटेड बेसिस पर कंपनी लगभग 430 करोड़ का घाटा दर्ज कर दिया है। स्टैंड अलोन कारोबार में सुधार जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी अब भी कंपनी घाटे में ही है।
और सन फार्मा, ये नतीजे अनुमान के मुताबिक आए सोना? बिल्कुल अनुमान के मुताबिक है। सिर्फ मुनाफे के फ्रंट पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रहा है, जहां पर करेंसी फ्लक्चुएशंस के कारण, साथ ही हलोल प्लांट्स में सप्लाई की दिक्कतों के कारण और साथ ही इंडिया के खराब प्रदर्शन के कारण, इन सब के कारण मुनाफे के आंकड़े पर थोड़ा सा दबाव दिखाई दे रहा है। और यही दिक्कतें हैं जो आगे चलकर सन फार्मा के लिए भारी पड़ सकती, खास करके हलोल प्लांट्स को लेकर काफी चिंता जताई जा रही है मार्केट में कि ये शायद भारी पड़ सकता है। और अभी फिलहाल जो एक ऑफिशियल एक्शन लिया गया है वो एक वार्निंग लेटर में तब्दील हो सकता है और ये एक मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी भारी पड़ सकती है सन फार्मा के लिए, नतीजे उम्मीद के मुताबिक ही। तो दो दिग्गज आज मुश्किल में और निफ्टी पर वैसे ही दबाव है नतीजों की वजह से, जो कि बिहार चुनाव के, और यहां पर भी खबरें बुरी हैं। लेकिन इनके अलावा कौन से शेयर हैं आज एक्शन में, टॉप 10 स्टॉक्स, और हमारे साथ वरुण और डिम्पी हैं। वरुण, शुरुआत आप कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो रिलायंस कम्युनिकेशन, इस कंपनी ने अपने दूसरे तिमाही के नतीजे घोषित किए। सीजनली कमजोर तिमाही है और नतीजों में भी कमजोरी देखने मिली है। मार्जिन में 40 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट हुई है और कंपनी का मुनाफा भी 12% तक गिरा है। 177 करोड़ से घट के ये 156 करोड़ पे आ गया है। कंपनी की की केपीआई, आरपू, एमओयू सभी जगह दबाव देखने मिला है। ऑरबिंदो फार्मा कंपनी के तिमाही नतीजे उम्मीद के मुताबिक है। टॉप लाइन और मुनाफे के फ्रंट पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, तो ऑपरेशनली कंपनी ने बेहतर परफॉर्म किया है। आय में 16% की बढ़ोतरी हुई है, मुनाफे में 21% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही कंपनी के बोर्ड ने $600 मिलियन जुटाने के लिए बोर्ड से अप्रूवल मिल चुका है। इसके अलावा यूको बैंक के नतीजे आए हैं। नतीजे में प्रॉफिट और साथ ही नेट इंटरेस्ट इनकम तो ठीक रही, लेकिन इनकी एसेट क्वालिटी काफी खराब रही। इसमें अगर आप देखें, इनका एनपीए बढ़ गया है, ग्रॉस एनपीए बढ़ा, प्रोविजनिंग बढ़ी। इस वजह से कह सकते हैं इनके रिजल्ट्स काफी हद तक एसेट क्वालिटी की वजह से खराब रहे। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के तिमाही नतीजे बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं। एसेट क्वालिटी में एक जबरदस्त सुधार दिखाई दे रहा है। ग्रॉस एनपीए लेवल 8.90 पर आ गए हैं पिछले तिमाही के 9.57% के मुकाबले, और अदर इनकम और प्रोविजन से मदद के कारण मुनाफे में 41% का जंप दिखाई दे रहा है। इसके अलावा टाटा स्टील अपना लॉन्ग प्रोडक्ट कारोबार जो कि इनका विदेश में उसको बेचने की तैयारी कर रहा है। मार्च तक ये इसको बेच सकता है। कंपनी असल में रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस में है और इस प्रोसेस के तहत लॉन्ग प्रोडक्ट बिजनेस को बेचने की तैयारी है। वहीं कल इंटर मिनिस्टर पैनल की एक बैठक है, जहां पे स्पेक्ट्रम शेयरिंग और जो ट्रेडिंग के गाइडलाइंस है उसमें स्पेक्ट्रम कैप कितना लगाया जाए, इस पर फैसला लिया जा सकता है। बेल के काउंटर पर फोकस रखेगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश में थर्मल पावर प्लांट सेटअप करने के लिए कंपनी को 2 ऑर्डर्स मिले हैं 4,600 करोड़ रुपए के। सबसे आखिरी में ई-क्लर्क्स में गोल्डमैन सैक्स इंडिया फंड ने करीब 1,74,000 शेयर खरीदे हैं 1760 के भाव पे। तो ये सारे स्टॉक्स है जहां पर आज दिखेगा एक्शन, और इन शेयरों पर तैयार करेंगे आपके लिए रणनीति। और हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, मानस और साथ ही अविनाश भी। मानस, पहले ये बताएं कि टाटा मोटर्स ये कितना टूटेगा? देखिए, अगर आप पिछले दिनों की बात करिए तब जिस तरह की रिकवरी टाटा मोटर्स में देखी गई, चार्ट्स बहुत खराब नहीं लगते हैं। इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकल आया है 50 दिनों और 100 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास। अब इम्पॉर्टेंट यह है कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 415-420 के आसपास है, स्टॉक को ब्रेक कर ले तो बढ़िया रैली देखने को मिलेगी। बट एक करेक्शन की उम्मीद बिल्कुल की जा सकती है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में हाई लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। अगर हम लोअर लेवल्स देखें तो पहला जो सपोर्ट दिखता है वो 380 के आसपास दिखता है, जो कि 100 दिनों का मूविंग एवरेज है। और अगर वो ब्रेक होते हैं तो 362 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, क्योंकि ये 50 दिनों का मूविंग एवरेज है। बट अगर हम जब लॉन्ग टर्म चार्ट पे जाते हैं या तो मीडियम टर्म चार्ट पे जाते हैं, तो ऐसा लगता है अनिल जी की शायद लोअर लेवल पे सपोर्ट जरूर देखने को मिलेगा। बहुत बड़ी मंदी की उम्मीद न करें। अगर आप शॉर्ट है तो यहां से 20, 25, 30 रुपए का डाउन साइड देखने को मिले तो बिल्कुल आप वहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, वहां पर खड़े नहीं रहना चाहिए। और दूसरी चीज, अगर आप निवेशक हैं और आप 8 to 10 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेके चलना चाहते हैं तो 30-35 रुपए की गिरावट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है बाय करने के लिए टाटा मोटर्स को। चलिए, टाटा मोटर्स का डीवीआर आज दोनों ही कमजोरी के साथ खुलेंगे, ये राय हमारे एक्सपर्ट दे रहे हैं। लेकिन वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद सरबजीत कौर नागरा हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि सन फार्मा के नतीजे उन्हें कैसे लगे और यहाँ पर क्या रणनीति होनी चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मार्केट काउंटडाउन में। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और फोकस अब कुछ और स्टॉक्स पर जहां पर एक्शन। सन फार्मा नतीजे तो उम्मीद के मुताबिक है, लेकिन हलोल प्लांट को लेकर चिंताएं बढ़ रही है और अब तो मैनेजमेंट भी स्वीकार कर रहा है कि एक्शन हो सकता है यूएसएफडी की तरफ से। अविनाश, ये तो मामला बड़ा सीरियस है, क्या करेंगे अब?
मेरे ख्याल से हलोल प्लांट को लेके उम्मीदें थी कि इस क्वार्टर में कुछ इंप्रूवमेंट आएगी, लेकिन अगर ये एक प्रॉब्लम कंटिन्यू होता है अनिल जी, तो हो सकता है कि थोड़ा सा दबाव आज स्टॉक में आपको देखने को मिले। ऑलरेडी मैनेजमेंट ने कहा था कि FY16 को लेके कोई बड़ी अर्निंग्स ग्रोथ आएगी, ऐसा लग नहीं रहा था। क्लियरली रैनबैक्सी के मर्जर को लेके ये कंसोलिडेशन ईयर माना जा रहा था। तो जो भी अर्निंग्स अपसाइड आएगी वो मेरे ख्याल से FY17 में आएगी, और मार्केट्स इस बात को लेके ऑलरेडी काफी वेल अवेयर है। हालांकि ये हलोल का जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा स्टॉक के लिए नेगेटिव रहेगा, तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक में थोड़ी कमजोरी हो, लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि अगर हम थोड़ा सा लॉन्गर टर्म पिक्चर देखें तो सन फार्मा में डेफिनेटली गिरावट पे मैं डेफिनेटली स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करूंगा। मेरे ख्याल से ज्यादा गिरावट तो पॉसिबल नहीं लग रही, लेकिन जो भी वीकनेस आएगी मेरे ख्याल से एक अच्छी लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मानस, ये बताइए चार्ट्स कैसे लग रहे हैं दोनों ही फार्मा कंपनियों के? जानना चाहूंगा सन फार्मा के नतीजों के बाद जिस तरह से आज एक्सपेक्टेशन है थोड़ी कमजोरी की, यहां पर कौन से लेवल पर सपोर्ट है, और डॉक्टर रेड्डीज में जिस तरह से गिरावट देखने को मिली थी, US FDA को कंसर्न्स जो उमड़े थे शुक्रवार को, एक तेज करेक्शन के बाद क्या यहां पर खरीदारी करनी चाहिए या अवॉइड रखेंगे इस शेयर को? देखिए, सन फार्मा की जहां तक बात है, पिछले दिनों मेरे ख्याल से 2 मंथ हो गए स्टॉक 950 और 825 की रेंज में चल रहा है। मेरा मानना है कि अगर यहां पर गिरावट बढ़ी और स्टॉक 800 रुपए के नीचे गया तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न बनता है। अगर आप वीकली चार्ट देखिए तो बहुत ही क्लियरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखता है, और ये इतना बड़ा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है कि इसके टारगेट्स भी काफी डीप दिए जा सकते हैं। तो उस टारगेट की बात करना मैं नहीं समझता वाजिब है यहाँ पर, बट हाँ ये जरूर है कि अगर 800 रुपए के नीचे स्टॉक जाएगा तो कम से कम 725 से 700 रुपए तक के स्तर सन फार्मा में देखने को जरूर मिलेंगे। मानस, देखिए डॉक्टर रेड्डी शुक्रवार को 15% टूट गया। मुझे एक चीज बताइए, जो ब्लू चिप स्टॉक है ना, उनके बड़े नीचे के टारगेट देने में टेक्निकल एक्सपर्ट को डर क्यों लगता है? टूट तो कोई भी शेयर सकता है, सन फार्मा क्यों नहीं टूट सकता है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि इसका देना जो बड़ा टारगेट है वो देना गलत है। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि अगर हम एक ट्रेडर हैं, क्योंकि नॉर्मली हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो बहुत बड़े टारगेट देना थोड़ा सा डिफिकल्ट, और पिक्चर क्लियर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। जैसे मैंने पहले बोला कि 800 रुपए के लेवल से एक बार ब्रेक हो जाए, उसके नीचे स्टॉक क्लोज हो जाए, तब बड़े टारगेट देना भी सही लगता है। बट पैटर्न तो जिस तरह का है उस तरह लगता तो है कि 100-150 पॉइंट का क्रैक बहुत मुश्किल नहीं होगा सन फार्मा में। और अगर बड़े टारगेट की बात करिए तो मैं जो एक वर्स्ट सिचुएशन देख के चल रहा हूं वो कम से कम 610 और 600 रुपए के आसपास तक आती है, तो वहां तक उम्मीद की जा सकती है। बट इसको अभी मैं नहीं समझता वो टारगेट सेट करके चले, बट 750 से लेकर 700 रुपए तक के प्राइस सेट करके बिल्कुल चले जा सकते हैं, और कोई भी उछाल पे सन फार्मा में तो बिल्कुल बिकवाली करनी चाहिए। रही बात डॉक्टर रेड्डी की, देखिए डॉक्टर रेड्डी ने काफी समय बाद ऐसा डिसअपॉइंटिंग चार्ज बनाया है, क्योंकि बहुत लंबे समय से मैं समझता हूं कि अगर रिसेंटली देख लीजिए तो जो 2200 रुपए से स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा था, और कल लास्ट सेशन में जिस तरह स्टॉक ने 50 दिनों और 200 दिनों के मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, ऐसा लगता है कि अब कोई भी उछाल बिकवाली के मौके हैं डॉक्टर रेड्डी में, क्योंकि ये करेक्शन डीप हो सकता है। स्टॉक के जो नीचे के टारगेट आते हैं वो करीब 3150 और 3125 के बीच में आते हैं। तो मेरी राय में तो ये दोनों ही स्टॉक ऐसे हैं जहां पर आपको उछाल में बिकवाली करनी है, और अगर आप लॉन्ग में फंसे हुए हैं तो वहां पर आप निकलने की कोशिश करें। ऑलराइट, चलिए, तो ये रहा इन दोनों ही दिग्गज फार्मा कंपनियों पर। लेकिन आज धनतेरस है और इस मौके पर सोने में निवेश शुभ माना जाता है, लेकिन सोने में निवेश के कई विकल्पों के बीच आपको कौन सा विकल्प सबसे ज्यादा अच्छा साबित होगा, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ आज दिन भर हम एक खास सीरीज लेकर आ रहे हैं, स्वर्ण कलश धनतेरस पर। आज आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ और जुड़े रहिए जानने के लिए आपके लिए कौन सा है बेहतरीन विकल्प। और आज फोकस में रहेगा दिग्गजों में सबसे बड़ा शेयर, वो है सन फार्मा। एक शब्द मैं आपके सामने पढ़ता हूं, OAI, और इसका मतलब है ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड, यानी कि एक आधिकारिक रूप से एक एक्शन हो सकता है, एक कार्रवाई हो सकती है। ये किसने कहा है? US FDA ने। किसके लिए? सन फार्मा के हलोल प्लांट के लिए। और ये बात बताई खुद सन फार्मा के चेयरमैन दिलीप संघवी साहब ने नतीजों के बाद। अब इसको लेकर डर है कि सन फार्मा पर अगर US FDA का एक एक्शन होता है तो क्या होगा। नतीजे जो आए वीकेंड पर बाजार की उम्मीदों के मुताबिक बुरे नहीं है, लेकिन इस एक्शन का कितना असर पड़ेगा ये जानने की कोशिश करते हैं। फार्मा सेक्टर को बेहद करीबी से ट्रैक करने वाली सरबजीत कौर नांगरा हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है। सरबजीत जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। ये जो कुछ दिलीप संघवी साहब ने कहा है, इसका कितना असर पड़ेगा शेयर पे?
हाँ, देखिए इनके परफॉर्मेंस पे तो असर है ही है। हलोल अभी भी जो एक तरह से जो है उसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है उनके यूएस नंबर्स पे। तो अगर ये एक्शन एक स्ट्रिंजेंट एक्शन हो जाएगा तो ये काफी डिले हो जाएगा प्रोसेस। लेकिन मेरे ख्याल से कंपनी जो है वो ट्राई करेगी कि वो या तो फिर साइट ट्रांसफर करे या फिर किसी थर्ड पार्टी सेल्स करे, बट डेफिनेटली वो कोई एक इलाज नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। तो मेरे ख्याल से इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा नंबर्स पे, और ये डिपेंड करता है कितनी जल्दी इससे बाहर निकल के आते हैं। मोस्टली हर कंपनी जो है कम से कम अगर एग्रेसिवली हैंडल करे तो ये नॉर्मली जो है एक्शन, यूएस का एक्शन जो है वो 2 साल में नॉर्मली कंपनी जो है उससे निकल के आ सकते हैं। सरजीत, हम देख रहे थे जो कुछ रिपोर्ट्स आई हैं सन फार्मा के ऊपर इस एक्शन के बाद, नतीजों के बाद क्रेडिट स्विस ने डाउनग्रेड किया है, 1040 से लक्ष्य घटाकर 775 रुपए कर दिया है। इसके अलावा कोटक ने अपनी सेल की जो रेटिंग थी उसको बरकरार रखा है, 750 रुपए तक के लेवल्स वो सुझा रहे हैं। 750 तक के नीचे के लेवल्स बड़े ब्रोकरेज हाउसेस बोल रहे हैं, दोनों घरेलू और एफआईआईज। ये बताइए कहां तक कमजोरी आ सकती है इस स्टॉक में इस खबर के चलते, आपका क्या अनुमान है? देखिए, थोड़ा वीकनेस तो स्टॉक में रहेगा, क्योंकि डेफिनेटली जैसे आपने डॉक्टर रेड्डी में देखा कि कोई भी यूएसएफडी एक्शन होता है जो आता है उसके चलते एक नीड जस्ट रिएक्शन तो आता ही है। तो हमें लेकिन सन फार्मा का हलोल का इज नोन फैक्टर, इट्स नॉट अ समथिंग अननोन। डॉक्टर रेड्डी में एक शार्प रिएक्शन देखा था बिकॉज उसकी 2 फैसिलिटीज के बारे में किसी को कुछ जानकारी नहीं थी, जबकि हलोल काफी पुराना एक इशू है। तो हमें नहीं लगता है कि मेरे ख्याल से स्टॉक ज्यादा तो 4-5% गिर सकता है, उससे ज्यादा नहीं गिरेगा न्यूज के सेंटिमेंट्स के हिसाब से। पर जहां तक रेटिंग की बात है, हम डाउनग्रेड नहीं कर रहे बिकॉज वो एक नॉन इशू है, और जब तक वो रेक्टिफाई नहीं होता है तो वो नंबर्स में आता नहीं है। और फार्मा में ऐसे इश्यूज जो है वो नॉर्मली आते रहते हैं, और अगर कमजोरी स्टॉक में आए तो हम उसको एक नॉर्मलाइज बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी पे गेज करते हैं। तो अगर उस बेसिस पे देखें तो हमें अपसाइड ज्यादा तो नहीं है, बट स्टिल हमारे हिसाब से जो है स्टॉक का 950 तक का एक नियर टर्म टारगेट है स्टॉक पे। ओके। तो हमने अभी तो फिलहाल तो रिव्यू में नहीं डाला है। तो मुझे लगता है कि ये इशू जो है वो डेफिनेटली जैसे बाकी फार्मा कंपनीज को भी आप देख लीजिए, वो इश्यूज होने के बाद भी काफी हाई मल्टीपल्स पे ट्रेड करते हैं। ठीक बात है। तो मल्टीपल्स जो है वो कई बार आपको हाई दिखते हैं क्योंकि उनकी अर्निंग्स उतनी आ नहीं रही जितने एक्सपेक्टेड हैं, बट वो कहीं ना कहीं एक नॉर्मलाइज्ड अर्निंग को फैक्टर इन कर रहे हैं, बिकॉज ऐसे इश्यूज का आपको टाइमिंग देना बहुत मुश्किल होता है। ये ब्लू चिप कंपनीज हैं जो नॉर्मली जब बाउंस होती हैं तो बहुत अच्छी तरह बाउंस होती हैं। ठीक बात है। तो इनकी कैपेबिलिटी एक दिन में इतनी नहीं गिर जाती है कि वो स्टॉक जो है एकदम ही कम वैल्यूएशन में मिल जाए। तो हमारे हिसाब से तो सेल तो नहीं बनता है, बट हाँ डिप्स होगी तो स्टॉक जो है एक्यूमुलेट किए जा सकते हैं। चलिए, गिरावट में करें खरीदारी, लेकिन वक्त लगेगा इन सारी समस्याओं से उबरने में। डॉक्टर रेड्डी शुक्रवार का बड़ा गिरावट वाला शेयर, और आज देखना होगा फार्मा शेयर का सबसे दिग्गज जो है सन फार्मा कितनी गिरावट है। शुक्रिया सरबजीत आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। लेकिन एक और फार्मा शेयर जो एक्शन में आज रह सकता है वो है औरोबिंदो फार्मा। उम्मीद के मुताबिक या यूं कह सकते हैं उम्मीद से थोड़े से बेहतर नतीजे आए हैं इस वीकेंड पर। मानस चार्ट देखकर फटाफट बता दें क्या करना चाहिए। औरोबिंदो फार्मा में बाजार की कमजोरी के विपरीत तेजी हो सकती है क्या, और खरीदना चाहिए क्या? बिल्कुल खरीदना चाहिए। देखिए, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिखते हैं। पिछले दिनों 800 रुपए क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पिछले दिनों बना हुआ था, उसको स्टॉक ने ब्रेक किया था। पिछले 3-4 दिनों जरूर खराब रहे हैं स्टॉक के लिए, बट मैं समझता हूँ कि जो 50 दिनों का मूविंग एवरेज 780 रुपए है वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और तो मेरी राय में तो बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए और 780 के स्टॉप लॉस लगाएं। पहले टारगेट तो 860 रुपए के आसपास रहेंगे, बट अगर वो लेवल्स ब्रेक होंगे तो 885 और 890 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो ये राय औरोबिंदो फार्मा पर, लेकिन लेना होगा इस नोट पर ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। जी हां, प्री ओपनिंग सेशन हाजिर करेंगे और रुपए की ओपनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, और रुपए की ओपनिंग से ही आज इक्विटी मार्केट भी एक क्यू लेगा। और हमने देखा था यूएस नॉन फार्म पेरोल डेटा में जिस तरह से तेजी देखने को मिली थी, डॉलर में जिस तरह से 6 महीने के हाईज पर पहुंच गया था, रुपए की आज कमजोरी के साथ ओपनिंग की अपेक्षा की जा रही है। कहां पर होगी ओपनिंग, क्या रणनीति, ये सब बनाएंगे ब्रेक के बाद। हाजिर करेंगे पहला सौदा।